मैं फैज़ी सर आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फ़ाज़ जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चराग़ रोशन होते हैं। अगर क्लास की बात करें तो आज आपके लिए एक अहम टॉपिक लेकर आया गया है, जिसको आमोज़िश के मराहिल के नाम से आप जान सकते हैं। आमोज़िश के मराहिल यानी दूसरी ज़बान की आमोज़िश किस तरीके से होती है और कितने मरहले में होती है, आज उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोज़िश में क्या फ़र्क होता है, उसको भी देखेंगे और फिर ज़बान सिखाने के क्या मकासद होते हैं, उनको भी देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो अभी-अभी हमारे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि सीटेट जुलाई 2025 में जो होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने फ्री बैच अभी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उर्दू में बहुत लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और लास्ट में 1-2 नंबर से रुक जाते थे। इस वजह से हर जगह इसको डिटेल वाइज़ पढ़ाया जा रहा है। ये बैच फिर से शुरू कर दिया गया है, एकदम डीपली शुरू किया गया है। अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हैं या आपका नंबर 1-2 नंबर से रुक जा रहा है, तो इंशाअल्लाह अब की बार सीटेट उर्दू जो होगा आपका, वो 30 में से 28-29 नंबर आएगा। आप बेफ़िक्र रहिए। सिर्फ़ आपको क्या करना है, सिर्फ़ 7 बजे की क्लास होती है, आपको चैनल पर आ जाना है और सिर्फ़ बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है, ये याद कीजिए, वो याद कीजिए, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ़ बैठे रहिए आकर, पढ़ाने की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। जो नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि इस बैच में आपको 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है, फ्री आपको नोट्स दी जा रही है, फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ और मॉक टेस्ट आपको पता है यूट्यूब पर मिलते हैं। नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गएगा। आप वहाँ से जॉइन करके नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दिया गया है फ्री नोट्स के लिए आपको क्या करना है ना? तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि रिवीज़न बहुत ज़्यादा अहम है। इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारा एक भी रिवीज़न नहीं हुआ। हालाँकि कल किए थे हम लोग, आज एक और रिवीज़न करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में जो हमने जहाँ से शुरू भी किया था, यानी हमने वाई गॉस की ये सब चीज़ शुरू ही नहीं किया। हमने कहा कि भाई ज़बान क्या होती है? पहले आप ये जानो, एकदम बेसिक जान लो कि ज़बान क्या होती है? ज़बान हमने देखा कि एहसासात, ख़यालात, जज़्बात को जब हम लोग इज़हार करते हैं, एक-दूसरे से जब बातें करते हैं, उसी को हम ज़बान कहते हैं। यानी हमारे दिल में कोई चीज़ है, हमको ज़बान ही नहीं आ रही है, तो हम अपने बात को किस तरीके से पेश करेंगे? आप कहेंगे सर इशारे से बता सकते हैं, इशारा से बता सकते हैं, हाँ, इशारे की ज़बान है। अगर हो सकता है वो अंधा हो, तो आप लोग बोलेंगे कि आवाज़ों से बता सकते हैं सर, आवाज़ों से हम चिल्ला-चिल्ला कर वो अंधा तो है, बहरा तो नहीं होगा, आवाज़ों से बता सकते हैं, है ना? हम ये कहें कि हो सकता है वो सुन ना पा रहा हो, है ना? लेकिन वो देख पा रहा हो, तो आपने कहा कि मैं हम सर अलामतों से बता देंगे, अलामतों से बता देंगे। तो पता ये चला कि 3 तरीके से आप अपनी बात को पेश कर सकते हैं। कौन-कौन से तरीके से? एक इशारों की ज़बान हो जाएगी, एक आवाज़ों की ज़बान हो जाएगी और एक अलामतों की ज़बान हो जाएगी। तो ज़बान ज़बान की कितनी किस्में होती हैं? ज़बान की 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? आप एक तरीके से इशारों की ज़बान से बता सकते हैं, एक आवाज़ों की ज़बान से बता सकते हैं, एक अलामतों की ज़बान से बता सकते हैं, यानी 3 तरीके से ज़बान हो जाएगी। ज़बान क्या है? हम अपने ख़यालात को जिस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, वही हमारी ज़बान कहलाती है। बोली और ज़बान में क्या फ़र्क होता है? अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है, तो डीपली इसको पढ़ाया गया कि बोली और ज़बान एक अलग टॉपिक है और इसको अच्छी तरीके से समझाया गया कि बोली क्यों छोटे इलाके में बोली जाती है और ज़बान जो रहती है, वो किस तरीके से बड़े इलाके में बोली जाने लगती है। और जो बड़े इलाके में ज़बान बोली जाती है और उसी इलाके के छोटे गिरोह में एक बोली बोली जाती है, तो उस इलाके की, ये बड़े वाले इलाके की ये बोली कहलाएगी। बड़े वाले इलाके की ज़बान की क्या कहलाएगी? ये वाली बोली कहलाएगी। ये इससे पहले की क्लास में आपको बता दिया गया है। मादरी ज़बान और मियारी ज़बान क्या होती है? मादरी ज़बान ये होती है जो हम लोग बिना एफ़र्ट किए, बिना मेहनत किए अपने आप से सीख जाते हैं, उसे मादरी ज़बान कहते हैं। मियारी ज़बान ये वो होती है जिसमें हम लोगों को कवायद वगैरह पढ़ने पड़ता है या फिर टीचर्स की सहारा लेना पड़ता है और यूट्यूब वीडियोज़ से भी आप देख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं, है ना? जिसके लिए हमको किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो या किसी चीज़ से हेल्प लेनी पड़ रही हो, उसको मियारी ज़बान कहते हैं। वहीं पर मादरी ज़बान का मतलब ये होता है जो किसी चीज़ से हेल्प वगैरह नहीं लेनी पड़ रही हो, आप अपने आप ही सीख जा रहे हो। ज़बान की तहसील, हुसूलियाबी और इक्तिसाब। ज़बान की तहसील, हुसूलियाबी और इक्तिसाब ये तीनों अल्फ़ाज़ अलग-अलग हैं, लेकिन इसके मानी एक ही चीज़ होते हैं। इसका मानी ये होता है कि फ़ितरी, जो चीज़ ऑटोमेटिक सीख जा रहा हो, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही हो, उसको फ़ितरी तरीका बोलते हैं और उसी को तहसील बोलते हैं, उसी को हुसूलियाबी बोलते हैं और उसी को इक्तिसाब बोलते हैं। तो ज़बान
ज़बान की हुसूलियाबी क्या होगी? ऐसी ज़बान जो फ़ितरी तरीके से हो रही है। हमने आपसे पूछा, चलिए बताइए कि फ़ितरी तरीके से कौन-सी ज़बान हम लोग सीख जाते हैं? आपने कहा मादरी ज़बान सीख जाते हैं। तो मादरी ज़बान यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़बान की जो तहसील होती है वो मादरी ज़बान की होती है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हमने बोला ज़बान की आमोदिश क्या होती है? आपने पूछा सर ज़बान की आमोदिश क्या होती है? हमने कहा कि ज़बान की आमोदिश उसे कहते हैं जिसके लिए हम लोग मेहनत करें, जिसके लिए हम लोग कवायद पढ़ रहे हों, जिसके लिए हम लोग टीचर्स का सहारा लेना लेना पड़ रहा है हमें, जिसके लिए हम लोग स्कूल जा रहे हों, तो उसको क्या बोलते हैं? ज़बान की आमोदिश बोलते हैं। मादरी ज़बान, ज़बान की तहसील क्या बोलते हैं? जिसके लिए हम लोगों को कुछ ना करना पड़े, अपने आप हो जा रही हो, तो अपने आप आपने कहा कि मादरी ज़बान पहले हमको पढ़ाया गया कि मादरी ज़बान अपने आप हो जाती है, यानी ज़बान की तहसील जो होगी, वो मादरी ज़बान की होगी। वहीं पर मेआरी ज़बान के लिए आपको पहले बताया गया, इसके लिए टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए कवायद की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने जब आपको पूछा गया ज़बान की आमोदिश क्या होती है? ज़बान की आमोदिश ऐसी ज़बान जिसको हम लोग सीखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको ज़बान की आमोदिश कहा जाता है। तो मेआरी ज़बान क्या हो जाएगी हमारे जो सीखने जाएँगे, उसकी ज़ जो सीखने जाएँगे उस ज़बान को ज़बान की आमोदिश कहते हैं। अब कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली ज़बान की तहसील के मराहिल क्या-क्या हैं, वो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यानी पहली ज़बान बच्चा जब पैदा होता है तो तुरंत से वो ज़बान सीख नहीं जाता है। पहले वो क्या करता है, पैदाइश से 6 महीने तक वो कूइंग करता रहता है और उसके बाद क्या करेगा, बबलिंग करेगा, उसके बाद 1 लफ्ज़ का मरहला करेगा, उसके बाद 2 लफ्ज़ का मरहला उसके अंदर आएगा, टेलीग्राफी का मरहला आएगा, है ना? उसके बाद लंबे जुमले का मरहला उसके पास आएगा। ये सब चीज़ें कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। उम्मीद है आपको सब चीज़ें एक बार वैसे ही माइंड में आ गई होंगी। अगर आपके माइंड में वो सब चीज़ें इतनी चीज़ें बताने के बाद नहीं आ रही हैं, तो फिर इससे पहले की क्लास आपको देखने की फिर से ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास की तरफ चलते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 6 मिनट लगातार रिवीज़न करें, रिवीज़न कराना बहुत अहम है। अगर आपको शॉर्ट में क्लास चाहिए तो शॉर्ट में भी क्लासेज़ आप चैनल पर विज़िट कीजिए। चैनल पे शॉर्ट में सीटेट की क्लास देखिए मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन ये इसी वजह से शुरू किया गया है ताकि एक-एक पॉइंट पर आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये कितना अहम है आपके लिए। जब अहम समझेंगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा और अपने आप आपका पेपर क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है? इसी वजह से आपसे बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ़ बैठना है। आप सिर्फ़ बैठ जाइए ना, आपके दिमाग में भरने की ज़िम्मेदारी सीटेट को, इस उर्दू पेडागॉजी को हमारी रहेगी। लेकिन आप सिर्फ़ बैठे रहिए बस, इसी वजह से आपसे बोला जा रहा है याद मत कीजिए क्योंकि रिवीज़न इतना करा देंगे ना कि आपको फिर इंशाअल्लाह 29 नंबर लेकर ही आएँगे। हम 30 नंबर क्यों नहीं गए थे क्योंकि हमको पता है कि ये नहीं आने वाला। वो धोखाधड़ी में हम नहीं रखते। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ज़बान सीखने के 2 सूरत-ए-हाल हैं, एक फ़ितरी और रस्मी। और फ़ितरी सूरत-ए-हाल में एक फ़ितरी है और दूसरा क्या है, रस्मी यानी फ़ितरी तरीका जो अपने आप हो जाता है और रस्मी तरीका जिसके लिए रस्म रस्म आपको बताया गया था जिसे उस्ताद की ज़रूरत पड़े और क्लास की ज़रूरत पड़े, ये सब क्या है, रस्मी तरीका है। फ़ितरी सूरत-ए-हाल में बच्चे अपने आस-पास बोली जाने वाली ज़बान खुद ब खुद सीख जाते हैं और इस अमल को हम लोग हुसूलियाबी कहते हैं और ये अमूमन अपनी मादरी ज़बान ही सीखते हैं, ये भी हमने देख लिया। दूसरी जानिब मादरी ज़बान के अलावा दीगर ज़बान सीखने की सूरत-ए-हाल में ज़बान की बाकायदा रस्मी क्लास होती है, उस्ताद होते हैं, किताबें होती हैं, ज़बान सीखने के दीगर वसाइल होते हैं, यानी ज़बान किस तरीके से सीखा जाता है, छोटा, बड़ा, एबीसीडी हर चीज़ प्रिंटेड आपको मिलेंगी, किताब मिलेंगी, कवायद मिलेंगी, उस्ताद मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, आपको क्लास मिलेगा, आपको बेंच मिलेगी, आपको पेन मिलेगा लिखने के लिए, आपको स्कूल रहेगा, सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने की। तो ये क्या है, एक रस्मी तरीका है, यानी दूसरी जानिब जब दूसरी क्लास की हम लोग बात कर रहे हों, दूसरी ज़बान की बात कर रहे हों, तो दूसरी ज़बान हमारे हमेशा रस्मी तरीके से सीखी जा सकती है जाती है। इसे ज़बान का सीखना यानी आमोज़िश कहा जाता है। यह दूसरी ज़बान की सूरत-ए-हाल में होता है। इसके मुंदरजा ज़ेल मराहिल होते हैं, यानी बहुत इसके भी मराहिल होते हैं, बहुत नहीं, जो पहली ज़बान के 6 मराहिल होते हैं और इसके कितने होते हैं, इसके 5 मराहिल होते हैं। ठीक है? तो कोई भी ज़बान सीखना आ जाता है। हम लोग अभी जान रहे हैं, अपनी ज़बान सीख रहे हैं, हम लोग अपनी ज़बान हिंदी जान रहे हैं, उर्दू जान रहे हैं, लेकिन अगर बाय चांस हमको कन्नड़, मलयालम, तेलुगु वगैरह सीखनी पड़े या फिर हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं। चलिए इंग्लिश तो नॉर्मली एवरेज है कि सभी लोग सीखते हैं। इंग्लिश बोलने के सीखने जाते हैं तो हम लोगों को पहले वर्ड मीनिंग याद कराया जाता है। फिर उसको मिलाकर सेंटेंस बनाया जाता है, उसके कवायद वगैरह पढ़ाए जाते हैं, रटवाए जाते हैं, तब जाकर हमसे एक बोला जाता है कि आप थोड़ा-सा बोल सकते हैं अब, है ना? तो इतनी चीज़ें बोली जाती हैं। तो इसी को ज़बान की आमोज़िश कहते हैं। ये कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है कि छोटे बच्चों को सिर्फ़ आमोज़िश हो रही हो सकता है आप भी आमोज़िश कर रहे हो किसी ज़बान की। कोई ज़बान सीख रहे हैं तो उस ज़बान की आमोज़िश करेंगे। क्योंकि पहले शुरुआत में जो चीज़ें आपने सीख ली है वो आपकी मादरी ज़बान रह गई है ना? लेकिन जो बाद में स्कूल आने के बाद जो ज़बानें सीखी हैं उसको ज़बान की आमोज़िश कहते हैं। तो खामोश या तहसीली मरहला ये पहले नंबर का मरहला हो जाएगा। इब्तिदाई तैयारी ये दूसरे नंबर का।
तीसरे नंबर पर तकरीर की इब्तिदा है और चौथे नंबर पर इब्तिदाई रवानी और पाँचवें नंबर पर कंप्लीट फ्लुएंसी तरीके से आप बोल सकते हैं यानी रवानी तरीके से बोल सकते हैं। ये 5 मरहलों से ज़बान की आमोज़िश गुज़रती है ना? पहले मरहले को देख लेते हैं, खामोश या तहसीली मरहला, इसको क्या बोलते हैं? इस मरहले में आमुज़गार नई ज़बान के अल्फ़ाज़ को सीखने और नए अल्फ़ाज़ को बोलने की मश्क में वक़्त सर्फ़ करता रहता है। इस मरहले में वो अमली रवानी और समझ के साथ नई ज़बान में इज़हार नहीं कर पाता। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, कोई बच्चा उर्दू मीडियम का, आप उसको बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश में बात करे, है ना? जाकर इंग्लिश मीडियम में वो क्लासेस ले यानी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास वो करे। तो इंग्लिश स्पीकिंग की जब वो क्लास करने जाएगा, तो उसको पहले क्या कहा जाएगा? पहले बोला जाएगा कि व्हाट इज़ योर नेम? बोलो व्हाट इज़ योर नेम? नहीं, भई वो जान ले, वो टीचर है, वो जान ले कि वो नहीं आया हुआ है। वो नया-नया आया हुआ है, उसको नहीं आती है इंग्लिश, है ना? तो इंग्लिश इज़ नॉट कमिंग है ना? उसको नहीं आती है इंग्लिश, जस्ट किडिंग, है ना? वो इंग्लिश में नहीं बोल पाता है, उसके टीचर को पता है कि वो इंग्लिश में नहीं बोल पाता है ना? तो फिर वो क्या होता है कि उसको उसके लिए वो टीचर क्या कहेंगे? अगर उसको स्पीकिंग कराना है उसके टीचर को, जान रहे हैं कि ये सीखने आया है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सीख सकता है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? सबसे पहले उसको मश्क करवाएँगे और अल्फ़ाज़ बोलने यानी अल्फ़ाज़ बोलने की मश्क करवाएँगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाज़ बोले, रटवाएँगे, याद करवाएँगे। यानी इसका मतलब क्या होता है कि वर्ड पावर उसका मज़बूत करेंगे। वो क्या करेंगे वर्ड पावर उसका मज़बूत करेंगे, वर्ड की मानी याद करवाएँगे। यानी हमारे उर्दू में लड़का बोला जा रहा है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? बॉय बोला जाएगा। है ना? वरना फिर वही बोलते अगर आपने सही तरीके से इंग्लिश नहीं सीखा है, तो फिर यही बोलोगे कि इंग्लिश इज़ कमिंग, है ना? ऐसा बोलोगे, ठीक है? तो मज़ाक कर रहे थे, चलिए क्लास पर आते हैं। खामोश या तहसीली मरहले में ये होता है कि शुरुआत में वो क्या करते हैं, बोलने की मश्क में वक़्त सर्फ करता रहता है, यानी उससे ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद कराने की कोशिश की जाती है पहले मरहला में। दूसरे मरहला की इब्तिदाई तैयारी में ये होता है कि इस मरहले में आमोज़गार नए अल्फ़ाज़ को सीखने के साथ कुछ अल्फ़ाज़ और फ़ुक़रे की अदायगी भी करने लगता है। यहाँ पर जब वो मश्क करता रहता है, लिखने के लिए, याद करता रहता है, बोलने के लिए, है ना? तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत सीख जाता है, जो गुज़िश्ता सीखे गए अल्फ़ाज़ से मिलकर बने होते हैं। अब उससे क्या करता है, एक फ़ुक़रे बनाने लगता है या एक अल्फ़ाज़ की अदायगी वो प्रॉपर करने लगता है। शुरुआती में क्या होता है, शुरुआत में उसको वर्ड से रूबरू कराया जाता है ना? यानी शब्द से उसको अल्फ़ाज़ से रूबरू कराया जाता है, याद करवाने की कोशिश की जाती है, बुलवाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या होता है, वो थोड़ा बहुत बोलने की शुरुआत कर देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है तकरीर की इब्तिदा। अब आप लोगों ने देखा होगा जितने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर एक चीज़ पर फ़ोकस की जाती है डिबेट पर। डिबेट बहुत ज़्यादा करवाते हैं वो लोग डिबेट, जहाँ पर देखोगे डिबेट होती रहती है। तो तकरीर की इब्तिदा इस मरहले में आमुज़गार के ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ में कई हज़ार अल्फ़ाज़ जमा हो जाते हैं। वो इन अल्फ़ाज़ को जोड़कर छोटे-छोटे जुमले बनाने लगता है और अपनी ज़बान से जुड़ने लगता है। तो जब वो उससे बोलेंगे कि अभी क्या करना है, आपको डिबेट करना है। इस एक टॉपिक दे दिया जाए, एक क्या कर दिया जाएगा टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस पर डिबेट करके करके आइए। तो इस पर डिबेट तैयार करके आइए। वो थोड़ा-थोड़ा जोड़-जोड़ कर बना सोचे रहेगा कि मुझे ये बोलेगा सामने वाला तो मुझे ये बोलना है, ये बोलेगा मुझे ये बोलना है। यानी ये जो हज़ार अल्फ़ाज़ उसके माइंड में जमा हो जाते हैं, ये तकरीर की इब्तिदा में होंगे और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? खामोश या तहसीली मरहले से हो रही है और इब्तिदाई तैयारी क्या हो जाएगी? थोड़ा बहुत बोलने लगेगा। जब थोड़ा बहुत बोलने लगेगा तो उसके लिए तकरीर की इब्तिदा हो जाएगी। यानी जब वो थोड़ा बहुत बोलने शुरू कर दे रहा है, तो उससे बोलेंगे थोड़ा बहुत तुम स्पीच बोला करो, थोड़ा बहुत तुम लोगों से बात किया करो, है ना? तो तकरीर की इब्तिदा इस तरीके से हो जा रही है। चौथे नंबर पर आ जाती है इब्तिदाई रवानी। इब्तिदाई रवानी का मतलब ये होता है जब आमुज़गार पेचीदा जुमलों में बातचीत की शुरुआत करता है, तो उसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। इस मरहले में आमुज़गार दूसरी ज़बान में सोचना और इज़हार करना शुरू कर देता है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि कोई लड़का गया कोचिंग सेंटर में बोला मुझे इंग्लिश सीखना है, तो वो बोलेंगे ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको वर्ड याद कराने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं कि तुम बोलो और याद करो, बोलो, याद करो, लिखो, बोलो, याद करो, लिखो, बोलो, याद करो, लिखो, बोलो, याद करो, लिखो। उसके बाद क्या होता है थोड़ा बहुत वो बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है जब वो बोलना शुरू कर देता है उससे बोलते हैं कि थोड़ा तुम ना माइक वगैरह पर आकर स्पीच दिया करो या किसी से डिबेट वगैरह किया करो। तो शुरुआती तकरीर की इब्तिदा जो होगी वो क्या हो जाएगी एक छोटे-छोटे जुमले बनाने लगता है वो, इस तरीके से उसकी इब्तिदा हो जाएगी। अब जब ये तरीके से वो अपना जुमला बनाना शुरू कर देता है, अपने दिमाग में वो सब लाना शुरू कर दे रहा है, तब क्या होगा इब्तिदाई रवानी आएगी। अब उसको डिबेट में ऐसा बैठा दिया जाता है कि भाई अब तुम करो। जब रोज़गार जो आमोज़गार रहता है,
तो क्या होता है, जो वो जुमलों में बातचीत की शुरुआत करता है, तो उसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। अभी तक एक टॉपिक दिया जा रहा था यहाँ पर, तकरीर की इब्तिदा में एक टॉपिक दे दिया जाएगा, इस पर तैयार करके लगा रहा हो, लेकिन इब्तिदाई रवानी में टॉपिक वगैरह नहीं दिया जाएगा, उसको बैठा दिया जाएगा और फिर वो सोचना शुरू कर देगा। सामने वाला जैसा बोलेगा, भाई मैं भी वैसा बोलूँगा। सामने वाला गाली देगा, मैं भी गाली दूँगा। अगर सामने वाला प्यार से मेरे से बात करेगा, तो मुझे भी इतनी इंग्लिश आती है कि मैं प्यार से उससे बात कर सकता हूँ, है ना? तो इब्तिदाई रवानी मतलब ये होता है कि उसकी सोच के बेस पर फिर उसका जवाब देना होता है। तकरीर की इब्तिदा में क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसको फिर बोला जाता है कि इसकी आप तैयारी करके लेकर आओ, और फिर वो छोटे-छोटे जुमले बनाकर रखे रहता है। तो तकरीर की इब्तिदा, इब्तिदाई रवानी समझ में आ गया? इब्तिदाई रवानी मतलब होता है उसके अंदर थिंकिंग वगैरह आ जाती है, वो अपने से क्रिएट करने लगता है अल्फाज़, अपने ऐसे जो सेंटेंस रहता है उसको क्रिएट करने लगता है। अब जब इतनी चीज़ें आ जा रही हैं, वो बढ़िया से अब डिबेट वगैरह करने लग रहा है, तो धीरे-धीरे क्या होता है, धीरे-धीरे वो पुख्तगी उसके अंदर आ जाती है, तो रवानी आ जाती है ना? पुख्तगी उस ज़बान को लेकर। यानी ये आखिरी मरहला है, इसमें आमोज़गार मुसलसल रवानी समाजी तामीलात और खालिसपन के साथ ज़बान को बोल सकता है। यानी अच्छी तरीके से उसको ज़बान आ जाती है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? हम लोग दूसरी ज़बान सीखने जाएँगे, बोलेंगे भाई वर्ड याद करो, इसके इसके मानी क्या होते हैं, इसके मानी क्या होते हैं, इसको याद करो। उसके बाद क्या बोला जाएगा? इब्तिदाई तैयारी, यानी शुरुआत में हमको क्या किया जाएगा, हमसे बुलवाया जाएगा और थोड़ा बहुत हम लोग जब समझने लगेंगे, तो फिर वो इब्तिदाई तैयारी में आ जाएगा, है ना? उसके बाद क्या होता है, एक टॉपिक दे दी जाएगी, बाबू इसको तुम याद करके आओ, इसी पर तुमको कल डिबेट करना है या स्पीच देना है, तो टॉपिक दे दी जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, तकरीर की इब्तिदा बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इब्तिदाई रवानी में आ जाएगा। इब्तिदाई रवानी मतलब ये होता है जब डिबेट वगैरह करने शुरू कर देगा और वहाँ पर बैठकर डिबेट करेगा, यानी सामने वाला जैसे बोलेगा वैसे मैं भी बोलूँगा। ऐसा वो जब सोचने लगेगा, यानी थिंकिंग जब उसके अंदर डेवलप होने लगी है, तो उसको इब्तिदाई रवानी बोलते हैं। उसके बाद रवानी मतलब ये होता है उसके अंदर कंप्लीट पुख्तगी आ गई है एक ज़बान को लेकर, तो ये हो जाएगा रवानी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो चलिए आगे चलते हैं, है ना? ये हम लोगों ने समझ लिया पहली ज़बान की मराहिल, तहसील के मराहिल क्या थे, दूसरी ज़बान की आमोदिश के क्या-क्या मराहिल हैं, वो हमने देख लिया। अगर सिर्फ़ मराहिल पूछ लिया तो पहली ज़बान में 6 होते हैं और दूसरी ज़बान में 5 होते हैं, है ना? ज़्यादातर इसी को सही माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आमोदिश के अहम पहलू पर, यानी आमोदिश के अहम पहलू मतलब ये है कि किस तरीके से आमोदिश होती है और बच्चे के लिए जो आमोदिश है उसका अहम-अहम पहलू क्या है। तो सभी बच्चे सीख सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, हम जान रहे हैं कि सभी भैया सबके पास दिमाग है ना? सभी सीख सकते हैं। अगर उन्हें, अब यहाँ पर शर्त बताई गई है कि अगर उन्हें उन्हीं की रफ्तार में और जैसे वो सीखने चाहते हैं, उन्हीं के सीखने के तरीके पर अमल करने दिया जाए तो। यानी अगर वो खेल कर सीखना चाहते हैं, तो आप खिलाइए। अगर वो कहीं टहल कर सीखना चाहते हैं, तो आप सिखाइए। किसी भी तरीके से अगर बच्चे चाहते हैं कोई चीज़ सीखना, तो उसको उसी के हिसाब से सिखाइए। अगर टीवी में यानी लैपटॉप वगैरह हम देख कर चाहते हैं, तो अगर आपके स्कूल में है डेस्कटॉप वगैरह, आप वहाँ पर ले जाकर उनको दिखाइए। केमिस्ट्री क में अगर बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिकल लेकर जाकर कराइए। जिस तरीके से वो सीखना चाहते हैं, आपको उस तरीके से सीखना है। आप एक फैसिलिटेटर हैं, आप एक सहायक हैं। आप उनके लिए तानाशाह नहीं हैं, आप उनके लिए डिक्टेटर नहीं हैं। आप एक हेल्पर कह सकते हो, फैसिलिटेटर हैं। आप फैसिलिटी सिर्फ़ प्रोवाइड कीजिए, है ना? आप सिर्फ़ उनको राह दिखाने वाले हैं। बाकी वो अपनी मंज़िल पर खुद पहुँचेंगे, इस तरीके से सीटेट में माना जाता है और ये सही भी है। हम उनके डिक्टेटर नहीं हैं। वो एक-दूसरे से जैसे आप ही में, है ना? आपके डिक्टेटर हम थोड़ी हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, आप ही अपने एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर जाकर हम एग्ज़ाम थोड़ी दिलवाएँगे आपका, राइट? तो जो बच्चे रहते हैं वो खुद ही अपने आप को बनाते हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ राह दिखा दिया जाए, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए। वो एक-दूसरे से भी बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, अगर एक-दूसरे में कम्युनिकेशन उनका करा दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। बच्चे देख कर के सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चे खेल करके सीखते हैं, हर तरीके से सीखते हैं बच्चे। सीखना एक मुसलसल अमल है, यानी लगातार चलता रहता है। ये सिर्फ़ स्कूल में ही नहीं होता, स्कूल की 4 दीवारों के बाहर भी मुसलसल जारी रहता है। लिहाज़ा स्कूल की आमोदिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा घर पर अपने अपने मम्मी-पापा को देखता है, मम्मी-पापा को देखता है, चाचा-चाची को देखता है ना? दादी-दादा को देखता है। अब कोई भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसकी मम्मी को लेकर आइए, उसके बाबा को लेकर आइए, उसके दादा को लेकर आइए, उसकी दादी को लेकर आइए, इस तरीके से लेकर आइए। यानी जो बच्चा
घर पर अपने आस-पास की चीज़ों को देख रहा है, उन्हीं का आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर बाय चांस वो घर में अपनी मम्मी को देख रहा है, आप उसको बैठा रहे हैं, उसके बाद किसी परी वगैरह की कहानी बता रहे हैं, राइट? तो फिर हो सकता है वो आपकी एग्ज़ाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ ना पाए, जबकि परियों की कहानी भी बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना? अगर कोई ऐसी रानी वगैरह, है ना? कोई की कहानी बता रहे हैं, अपनी आपके टॉपिक कुछ अलग है और अगर उसकी उस लड़की की जगह जहाँ पर आप इस्तेमाल करो, उसकी मम्मी का नाम ले लो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा। उसके बाबा का नाम ले लो, यानी उसके पिताजी का नाम ले लो, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। उसके आस-पास की जो चीज़ें हैं, जैसे आपको बताना है, जैसे बच्चों को बताना है कि क्या बोलते हैं, एक ऐसे उनसे पूछ लो कि तुम्हारे घर के आस-पास क्या है? तुम्हारे घर के आस-पास कोई पार्क-वार्क है? कोई पार्क है ना? वो ऐसा आपको पार्क बताना है ना? तो वो बहुत बच्चे बोलेंगे मेरे घर के आस-पास पेड़ है, पौधा है, ये है, वो है, ऐसे बताएँगे, है ना? तो आप बोलिए किसी ऐसा एक लड़का उसी में खड़े होकर बोलेगा, हाँ, मेरे घर के पास पार्क है ना? मेरे घर के पास पार्क है। तो बोलेंगे कि अच्छा, पार्क में कोई साफ वगैरह करने आता है? तो बोलते हैं, हाँ, साफ तो मेरे गली में भी करने आते हैं। वो बोलते हैं मेरे गली में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं साफ करने के लिए, राइट? तो इस तरीके से वो क्या करेगा, अपने आस-पास की चीज़ें जो होती हैं, तो आप वो बोल दीजिए कि वो जो साफ करने आते हैं, वही वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो सर्वेंट होते हैं, किसके होते हैं? तो गवर्नमेंट के होते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को बता सकते हैं उनको। यानी उनके आस-पास की चीज़ों को जोड़कर उनसे जब पढ़ाएँगे, तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएँगे। बहस कच्चे कहने का मतलब यही है। बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, सही बात है। वो महज़ उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजुर्बात, खेल से, खोजबीन से, तजुर्बात और सरगर्मियों के ज़रिए बेहतर ढंग और आसानी से सीखते हैं। आमोज़िश के अहम पहलू में याद रखिए कि बच्चे ही सब कुछ हैं। बच्चे ही सब कुछ हैं। आमोज़िश जिस तरीके से वो चाहेंगे उस तरीके से करेंगे। आपको उनमें अड़चन नहीं बनना है। वो जिस हाँ, ये भी है कि वो सर पर ना चढ़ें आपके, ये भी है ध्यान रखिए कि एक लड़का आपकी वजह से बिगड़ जा रहा है। नहीं, आप कंट्रोल में रखें। वरना ये हो जाएगा कि आप उस लायक नहीं हैं, आप टीचर बनने के लायक नहीं हैं कि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर वही ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक इस क्लास में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है और आप वहाँ पर हैं, तो बच्चे की कमी है, आप में कमी है या क्या है? तो आप में कमी होगी और बहुत ज़्यादा शोर-गुल हो रहा है जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर कमी है, टीचर के अंदर कमी है। अगर बच्चे हल्का-फुल्का बोल रहे हैं, तो फिर आपने कोई टॉपिक दिया है, उस पर वो डिस्कशन कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों की आमोदिश के अहम पहलू में बच्चों के साथ हमेशा रहना है। बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहेंगे, आमोदिश वैसे ही होगी। अब आ जाते हैं ज़बान की हुसूलियाबी, जो कि कल के टॉपिक हम पढ़े थे और उसके बाद जो आज की है, ज़बान की आमोदिश में क्या फ़र्क होता है, उसको देखने वाले हैं। ज़बान की हुसूलियाबी पहले नंबर पर देख रहे हैं, ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोदिश। ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चे अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस यानी अबूरियत हासिल करते हैं। यानी वो क्या रहते हैं, वो अ, पुख्तगी उनके अंदर आ जाती है अपने मादरी ज़बान को लेकर जो ज़बान की हुसूलियाबी होती है, वो मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल रखते हैं वो, है ना? ज़बान की हुसूलियाबी के ज़रिए बच्चे अपनी पहली ज़बान यानी मादरी ज़बान पर दस्तरस हासिल रखते हैं। उसके बाद आमोदिश में अगर देखें ज़बान की आमोदिश एक लफ्ज़ का इस्तेमाल दूसरी ज़बान सीखने के लिए किया जाता है। यानी जो आमोदिश लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल जो हम हमेशा दूसरी ज़बान सीखेंगे उसके लिए किया जाता है। अभी एक फैक्ट बताएँगे आपको। इस अभी रुकिए, इसमें फ़ितरी तौर पर ज़बान सीखी जाती है। ज़बान की हुसूलियाबी हमेशा फ़ितरी तौर पर होती है। ज़बान गैर रस्मी तरीके से सीखी जाती है, इसके लिए कोई रस्म नहीं है। वहीं पर इसमें बाकायदगी के साथ ज़बान और कवायद और ज़वाबित और उसूलों के साथ सीखा जाता है ज़बान की आमोदिश में। ज़बान की हुसूलियाबी ये ज़बान ज़्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल से सीखते हैं, वहीं इसके लिए रस्मी तौर पर उस्ताद, किताब, स्कूल वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ आप बताइए, जैसे हुसूलियाबी आप लोग को पता चल गया कि मादरी ज़बान की हुसूलियाबी होती है ना? मादरी ज़बान जो रहेगी हुसूलियाबी रहेगी और मादरी ज़बान को क्या कहते हैं? पहली ज़बान कहते हैं कि राइट? मादरी ज़बान को पहली ज़बान कहते हैं और दूसरी ज़बान किसको बोलते हैं? जो हमारी दूसरी ज़बान जिसके लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिनके लिए अम किताबें की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके लिए उस्ताद ज़रूरत पड़ रही है, उस दूसरी ज़बान की क्या होगी? हमेशा आमोदिश होगी। लेकिन पहली ज़बान पहली ज़बान तहसील होगी, है ना? पहली ज़बान की यानी हुसूलियाबी होगी, दूसरी ज़बान की हमेशा आमोदिश नहीं होगी। दूसरी ज़बान यहाँ पर जो है ये ज़बान है, दूसरी ज़बान की हमेशा आमोदिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक ऐसा बताते हैं आपको देखो, जैसे एक बच्चा है
थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा, है ना? थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वजह है इसमें। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला एक बच्चा है, छोटा बच्चा है ना? ये एक है। तो ये क्या करता है, अपने आस-पास के माहौल से अपनी मादरी ज़बान सीख लेता है। क्या सीख लेता है? उर्दू सीख लेता है। क्या सीख लेता है? उर्दू सीख लेता है। ठीक है? ठीक है। अब यही बच्चा जब स्कूल में जाता है, नहीं स्कूल में छोड़ो, तो हाँ, स्कूल में जाता है। चलो स्कूल में कह लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है? छोटा बच्चा है, ये अपने आस-पास से क्या सीखता है? उर्दू ज़बान सीख लेता है। अब ये स्कूल जाता है, तो स्कूल में ये क्या सीखता है? इंग्लिश सीखता है। तो स्कूल में ये क्या सीखा है? इंग्लिश सीखा है, यानी अंग्रेज़ी ज़बान सीख लेता है। अब इसके पापा जो रहते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं, यानी वो गवर्नमेंट टीचर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरी जगह। तो ये उर्दू ज़बान तो सीख लिया है ये, अब इंग्लिश ज़बान स्कूल में जाकर सीख लिया है, लेकिन जहाँ पर इनके पापा जाते हैं, इसके पापा जाते हैं, वो अब कहाँ पर जा रहे हैं? वो जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये मराठी ज़बान सीखता नहीं है, ये मराठी ज़बान सीखता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके आस-पास के माहौल में जो बच्चे बोलते रहते हैं, इसके साथ जाता है या खेलता है, तो यहाँ पर भी उसको मराठी ज़बान उनसे बोलता है, फिर धीरे-धीरे करके क्या रहता है कि मराठी ज़बान इसको आने लगती है। तो ये बताइए कि ये जो पहले शुरुआत में अपने पास सीखा था उर्दू ज़बान, ये क्या है? ये हुसूलियाबी है, ये तहसील है, ये इक्तिसाब है। दूसरी ज़बान जो आमोदिश हुई है, इंग्लिश की आमोदिश हुई है, यानी इसके लिए टीचर की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन वहीं पर मराठी दूसरी ज़बान ये भी है, लेकिन इसके लिए कोई भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई किताब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस वजह से ये मराठी जो रहेगी, ये मराठी ज़बान की भी हुसूलियाबी हुई है। भले से ये दूसरी ज़बान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी ज़बान की भी हुसूलियाबी हो सकती है, लेकिन तब हो सकती है जब उसको किताब की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको कवायद की ज़रूरत नहीं पड़े, उसको उस्ताद की ज़रूरत नहीं पड़े, यानी किसी भी तरीके से उसको सीखने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, ऑटोमेटिक हो जा रही हो, तब हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी ज़बान रहेगी, उसकी भी हुसूलियाबी होगी। ठीक है? क्लियर है? अभी तक इतने दिन से आपको ये फैक्ट नहीं बता रहे थे, इसी वजह से नहीं बता रहे थे ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। अब ज़बान की जो हुसूलियाबी रहेगी, वो दूसरी ज़बान की भी हुसूलियाबी हो सकती है। अभी तक आपने सुना था पहली ज़बान की, इतने दिन से हम पढ़ा रहे थे, 7-8 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक हम पढ़ा रहे थे, 8-6 क्लासेस हो चुकी हैं। क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? क्यों नहीं बता रहे थे इसको? क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आज जान लीजिए कि ज़बान की हुसूलियाबी मादरी ज़बान की होगी, लेकिन ज़बान की हुसूलियाबी का एक्चुअल मतलब ही यही है कि ऐसी ज़बान जिसके लिए कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद, कोई भी किताब, कोई भी उसूल, कोई भी कवायद की ज़रूरत नहीं पड़ रही हो, फिर वो चाहे दूसरी ज़बान हो, चाहे चौथी ज़बान हो, चाहे 10वीं ज़बान हो, चाहे 1000वीं ज़बान हो, अगर वो अपने आप सीख जाता है तो उसको ज़बान की हुसूलियाबी कहेंगे। ठीक है? ज़बान की आमोज़िश तब होती है जब उस ज़बान को के लिए हम लोग स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, कवायद की ज़रूरत पड़ती है, ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है, उसूलों की ज़रूरत पड़ती है, तब उसकी आमोज़िश होती है। ठीक है? क्लियर है? मादरी ज़बान की हुसूलियाबी होगी, हो सकता है वो उसको रख दे रहे हैं हम लोग चाइना में, कुछ दिन बाद वो चाइना भी अपने चाइनीज़ सीख जा रहा है, और लेकिन उसने चाइनीज़ ग्रामर नहीं पढ़ा, अपने आप ज़बान की आमोज़िश हो जाएगी। ज़बान की ज़बान की हुसूलियाबी हो जाएगी। ज़बान की आमोज़िश मतलब जब वो क्या कर रहा है, मराठी सीखने जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, पूरी बढ़िया तरीके से कवायद पढ़ रहा है, इंग्लिश सीखने जा रहा है, बढ़िया तरीके से कवायद पढ़ रहा है ना? तो उसकी क्या हो जाएगी? आमोज़िश हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब आ जाते हैं कि ये सब चीज़ें पढ़ाई क्यों जा रही हैं? ये सब चीज़ें हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 6 स आज 6वाँ दिन है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। ये सब पढ़ाया क्यों जा रहा है? बच्चों के लिए ये सब हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है? हमको इसलिए पढ़ रहा है, सीटेट क्लियर करना है। लेकिन ये बच्चों के लिए हमको क्यों ये सब बताया जा रहा है? तो 3 मकासद हैं। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, हमारी टीचिंग के कुल मिलाकर 3 मकासद हैं। पहला मकासद, जो पहला मकसद है, बुनियादी मकसद है। आम मकसद है, एक नॉर्मल मकसद जो रहता है, एक खुसूसी मकसद है। अब देख लेते हैं बुनियादी मकासद क्या-क्या हैं, आम मकासद क्या-क्या हैं और खुसूसी मकासद क्या-क्या हैं। बुनियादी मकासद यानी ज़बान को हम लोग क्यों सीखते हैं? ज़बान का मतलब ये होता है कि उस ज़बान में हम लोग सुनें, समझें, उस ज़बान में बोलने का ढंग हो जाए, उस ज़बान में पढ़ने का ढंग हो जाए, उस ज़बान में लिखने का ढंग हो जाए। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हम लोग बुनियादी मकासद है कि किसी भी ज़बान को हम लोग सुन लें, उसको मानी समझ लें, बोल लें, उसकी मानी अपने आप को एक्सप्रेस कर लें, पढ़ लें, यानी जो चीज़ लिखा हुआ है उसको पढ़ लें, और लिख लें, यानी जो चीज़ लिखा हम लोग हमारे माइंड में है, वो ज़बान में हम लोग लिख लें। तो बुनियादी मकासद यही है। बुनियादी मकासद में अगर पूछेगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है? लेकिन आम मकासद में अगर बात की जाए, तो आम मकासद मतलब ये होता है कि नॉर्मल, यानी नॉर्मल कोई बुनियादी मकसद नहीं। जैसे बुनियाद एक अलग चीज़ होती है, जो पेड़ की बुनियाद अगर है, ज़मीन के नीचे रहती है। फिर एक आम पेड़ रहता है ना?
एक पेड़ रहता है ना? लेकिन उसके जो फल निकलेंगे वो क्या रहेंगे? उसकी ख़ासियत रहेंगे, ठीक है? इतनी चीज़ हो गई, है ना? तो ये जो बुनियाद वाली चीज़ है, ये तो बुनियादी मकासद हमारा सुनना, बल पढ़ना, बोलना हो गया, है ना? लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको आम मकासद कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आम मकासद किसको बोलते हैं। तो आम मकासद मतलब ये होता है, नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कोई ख्वाहिश हो सकता है भाई आपको जॉब लेनी हो तब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं ज़बरदस्ती, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, राइट? तो ज़बान व अदब से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात से वाकिफ़ कराना, ये आम मकासद है। सही तलफ़्फ़ुज़, मुनासिब लबो लहजा और रवानी के साथ पढ़ने की सलाहियत पैदा करना, ये भी है। तकरीर के ज़रिए इज़हार ख़याल करना और तनक़ीद व तख़लीक़ की सलाहियत पैदा करना, यानी ज़बान सीखने से आप कोई भी चीज़ कर सकें, ये आम मकासद है कि ज़बान व अदब से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात आपके अंदर हो। यानी इंग्लिश अगर आपने सीखने जा रहे हैं, तो क्यों सीखने जा रहे हैं? आपको हो सकता है जॉब की ज़रूरत हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, है ना? कोई भी कि जॉब करना है, मुझे इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, तो ये आम मकासद है, यानी कोई लालच भी हो सकती है, कोई खेल भी हो सकता है, इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है आम मकासद में, ठीक है? बुनियादी मकासद यही रहेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होएगा और आम मकासद मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। खुसूसी मकासद मतलब आप इसमें अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं आम मकासद में। खुसूसी मकासद मतलब ये होता है दर्सी किताब के मुख्तलिफ असबाक पर जो मबनी है, यानी जो सबक दिए गए हैं, वो मालूमात, तफ़हीम और इतलाक़ ये बच्चों को बताना। यानी कोई भी चीज़ दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपको 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के शिकंजों से आज़ाद हुआ। यानी 15 अगस्त 1947 को हमें जो है आज़ादी मिली, है ना? ये बातें बताई गई हैं, है ना? ये बातें आपके क्या लिखी गई थी, किसमें लिखी गई हैं? तो आपके एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर ले लो, है ना? जैसे भारत का चैप्टर है, कोई भारत नाम का ऐसा चैप्टर है, उसमें बच्चों का लिखा हुआ है कि हमारा देश अंग्रेज़ों के शिकंजों से आज़ाद 1947 में हुआ था, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? अब उस चैप्टर को आप क्या करेंगे? उस चैप्टर को आप सिर्फ़ पढ़ाकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उनको समझाएँगे। क्या समझाएँगे? उनको ये समझाया जाएगा कि इससे मालूमात क्या निकली हुई है, यानी वो समझे क्या हैं? 1947 को क्यों आज़ाद हुआ था और किस तरीके से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ? उसके पीछे वजह क्या थी? क्यों आज़ाद करा लिए हम लोग? क्यों नहीं अंग्रेज़ों के साथ रहे हम लोग? क्यों अंग्रेज़ों को भगा दिए हम लोग? या अंग्रेज़ किस तरीके से हमारे देश में आए? ये सब चीज़ें यानी जो मालूमात है, कंप्लीट मालूमात उनको बताना है। ये नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ाकर आगे भाग जाओ, भागो जल्दी-जल्दी के सिलेबस खत्म करो। तफ़हीम उनके अंदर समझ पैदा हो रही है कि नहीं उस चीज़ के लिए, उसको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। यानी छोटे बच्चों में हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों में अलिफ, बे, पे, ते, टे ये सब पढ़ा रहे हैं। ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ो कि क्या बोलते हैं उसको पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था। ये पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th का अल्फा, बीटा उसको नहीं पढ़ा रहे हैं शुरुआत में। क्यों? अली, बे पढ़ा रहे हैं। उसकी मेमोरी है, उसकी मेमोरी के हिसाब से वो पढ़ाया जा रहा है। उसके मेमोरी के हिसाब से वो दिया गया है। आपको उसको समझाना है, उसके पीछे कारण क्या है उसको बताना है। ठीक है? इस वजह से आपको क्या करना है, ये ख़ुसूसी मक़ासिद है, यानी जो चीज़ दी गई है उसकी मालूमात, तफ़हीम और इत्लाक़ यानी एप्लीकेशन यानी प्रयोग कह सकते हैं। ठीक है? ये करना है। तो बुनियादी मक़ासिद सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है। आम मक़ासिद में कुछ भी हो सकता है और ख़ास मक़ासिद मतलब होता है जो चीज़ आपको दी गई है उस पर मबनी जो भी चीज़ें बन रही हैं सब आपको उसको बताना है। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई उर्दू ज़बान की मक़ासिद यानी जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं कोई भी ज़बान हो, ये सिर्फ़ उर्दू ज़बान नहीं है, हर ज़बान के लिए ये चीज़ें अप्लाई होंगी। है ना? तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं और किस वजह से पढ़ा रहे हैं, है ना? बुनियादी मक़ासिद क्या है हमारे पढ़ाने के और फिर आम मक़ासिद क्या हैं और ख़ास मक़ासिद क्या हैं, सब चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ज़बान क्या है, ज़बान की कितनी किस्में होती हैं, बोली और ज़बान में क्या फ़र्क होता है, मादरी ज़बान और मेयारी ज़बान क्या होती है, ज़बान की तहसील, हुसूल, याबी और इक्तिसाब क्या होती है, ज़बान की आमोज़िश क्या होती है, पहली ज़बान की मराहिल क्या होती है और आज हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारी दूसरी ज़बान की आमोज़िश के मराहिल को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, यानी जो हमारा ज़बान की हुसूल-याबी है और ज़बान की आमोज़िश है, उसमें फ़र्क क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरीके से हमको ज़बान की तदरीस के जो हमारे मक़ासिद होते हैं, किस तरीके से उसको समझना है। बुनियादी मक़ासिद, आम मक़ासिद और ख़ास मक़ासिद को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा आज की क्लास इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आज हर चीज़ कवर कर दिया गया है। अब कल की क्लास में आपको मॉक टेस्ट लगाना रहेगा, जो आज तक हम लोगों ने पढ़े यानी 6 क्लासेस में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, वो 2-3 दिन आपका लगातार मॉक टेस्ट चलेगा 15-15 क्वेश्चन का और उसमें बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। जो लोग नए हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया जा रहा है और हम ये चाहते हैं कि अगर इतनी मेहनत की जा रही है, तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर हो जाए, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका नंबर कम आ रहा है ना? तो
कोई ऐसा ह्यूमैनिटी ऐसे इंसानियत आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।